Hello viewers, this is Darsh Vashisht, Director of Senabhyas. Welcome to the second lecture of the Modern India lecture series. Before we get into the lecture, here are the answers to the questions in the last video. जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राजीव यादव और आप मुझे सुन रहे हैं सेनाभ्यास एजुकेशनल सेंटर के YouTube चैनल पर। दोस्तों, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की एक लेक्चर सीरीज कंटिन्यू की है जिसमें अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया से हमने मॉडर्न इंडिया को शुरू किया है। इस सीरीज में पिछले लेक्चर में हम अराइवल ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे अराइवल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1599 में मर्चेंट एडवेंचरर ये एक गिल्ड है, एक समूह है व्यापारियों का जिसका गठन होता है, जो व्यापारियों द्वारा ही किया जाता है और इसको ईस्ट में ट्रेड करने की परमिशन रानी से चाहिए, क्योंकि अगर क्वीन परमिशन देगी इन्हें ट्रेड करने के लिए तो इनकी जो भी नुकसान या फिर जो भी दिक्कतें इनको ट्रेड करने में ईस्ट में आएंगी, तो इसके लिए वहाँ की क्वीन की सहायता से इनको हेल्प मिल सकती है। ओके, सो मर्चेंट एडवेंचरर 1599 में एक गिल्ड बनता है। इस गिल्ड को, इस समूह को 1600 में क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा रॉयल चार्टर, शाही फरमान मिल जाता है कि गो एंड ट्रेड विद द ईस्ट, जाओ और पूरब के साथ व्यापार करो। मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं कि पूरब क्या है। यहाँ पे पूरब है अफ्रीका के डीप साउथ में केप ऑफ गुड होप से ईस्ट वाला पोर्शन। तो जब केप ऑफ गुड होप के ईस्ट वाले पोर्शन में ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी तो उनको एक रॉयल फरमान, रॉयल चार्टर की जरूरत है। ओके, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हम दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पहला है फरमान और दूसरा है दस्तक। हम ये भी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जो फरमान है वो है रॉयल ऑर्डर, शाही आदेश राजा के द्वारा जो दिया जाता है, और दस्तक है ड्यूटी फ्री ट्रेड का एक पास। ओके, तो 1600 में क्वीन एलिजाबेथ रॉयल चार्टर जारी करती हैं। इनिशियली ये 15 साल के लिए होता है, बाद में एक्सटेंड कर दिया जाता है। 1608 में क्या होता है, 1608 में ब्रिटिश अफसर विलियम हॉकिंस इंडिया आता है जहांगीर के दरबार में परमिशन लेने के लिए, एक नई फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए। इसी 1608 में हॉकिंस के जहांगीर के कोर्ट में आने से 1609 में जहांगीर रॉयल फरमान जारी कर देता है कि गो एंड एस्टेब्लिश योर फैक्ट्री इन द ईस्ट, यू आर परमिटेड फ्रॉम आवर साइड। और 1609 में सूरत में पहली फैक्ट्री लगती है किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, इंडिया में। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन जो कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि पहली फैक्ट्री ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में कहां लगती है, तो ये कंपनी लगती है सूरत में। ओके, मैं इस पॉइंट पे क्यों ज्यादा तवज्जो दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1613, तो 1613 में पहली परमानेंट फैक्ट्री सूरत में लग रही है, लेकिन 1613 से पहले 1611 आता है, तो 1611 में एक फैक्ट्री लग रही है मसूलीपट्टनम में। लेकिन ये मसूलीपट्टनम अगर हम देखेंगे तो दिस इज इन द साउथ इंडिया। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में, साउथ में अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाई, तब हम बोलेंगे मसूलीपट्टनम में। और ये फैक्ट्री एक टेम्परेरी फैक्ट्री है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। पहली परमानेंट फैक्ट्री सूरत की है, तो क्वेश्चन जो है उसको देख के और बहुत तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेदर इट इज द फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री, इफ इट इज द फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री इट वाज एस्टैब्लिश्ड एट सूरत, या फिर ये पहली फैक्ट्री साउथ की पूछी जा रही है तो हम मसूलीपट्टनम पे टिक लगाएंगे। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, 1608 में विलियम हॉकिंस भारत आए। 1615 में दूसरे ब्रिटिश अधिकारी थॉमस रो इंडिया आए मुगल कोर्ट में, मुगल दरबार में। हम मुगल दरबार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मुगल एम्पायर सबसे बड़ा एम्पायर था इंडिया में, जो बहुत बड़े एरिया को इंडिया में कंसोलिडेट किया हुआ था। जैसे हम ऐसे मान के चलें कि मुगल एम्पायर ही एक सेंट्रल अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया में, तो दे कम एंड डील विद द सेंट्रल अथॉरिटी फर्स्ट। ओके, 1633 ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत के पूरब में पहली कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री कहां लगाई, तो पहली फैक्ट्री इंडिया के ईस्ट में उड़ीसा में लगी 1633 में। तो ये डेट याद रखनी है, 1633 फैक्ट्री एट उड़ीसा, उड़ीसा कम्स इन द ईस्टर्न इंडिया। ओके, 1662 एक बड़ा बदलाव, बॉम्बे जो एक आइलैंड है, तो बॉम्बे जो है वो डाउरी गिफ्ट की तरह या दहेज की तरह पुर्तगीज के द्वारा ब्रिटिश को दिया जाता है। तो इट वाज ए डाउरी गिफ्ट गिवन बाय द पोर्तुगीज टू द ब्रिटिश। दहेज प्रथा उस टाइम पे भी चल रही थी,
आप ऐसे बोल सकते हो कि इंडिया में ही नहीं था, कि हाँ ब्रिटिश या फिर वो राजा भी ऐसे करते थे कि हाँ शादियों में उनको कुछ ना कुछ बढ़ा दिया जाए। तो बॉम्बे वाज अ डाउरी गिफ्ट, काम की चीज सिर्फ इतनी है, इट वाज गिवन बाय द पोर्टुगीज टू द ब्रिटिश। ओके, तो बॉम्बे के मिलने के बाद 1691 डेट, ये दूसरी डेट है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें औरंगजेब गेव फरमान टू ईस्ट इंडिया कंपनी। वर्चुअली इस फरमान के जारी होने से बंगाल प्रांत में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरीके से कस्टम ड्यूटी से राहत मिल जाती है। अगर साफ शब्दों में आम भाषा में बोले तो टैक्स फ्री कर दिया जाता है बंगाल में कंपनी को। हाँ, बंगाल में कंपनी को टैक्स फ्री कर दिया जाता है, ऐसे बोल सकते हैं। कंपनी को अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी, कोई टैक्स नहीं देना बंगाल में। अब यहाँ से दिक्कतें शुरू होती है। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊंगा। 1691 से पहले एक घटना हो चुकी थी जब कंपनी ने औरंगजेब के ऑर्डर्स को नहीं माना और औरंगजेब को हल्के में लिया। उस टाइम पे औरंगजेब ने कंपनी के ऊपर प्रहार किया। उस प्रहार के बाद कंपनी को यह सबक मिला दैट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू फाइट विद द माइटी मुगल एम्पायर। उसके बाद कंपनी वापस से अपनी उन्हीं टैक्टिक्स को यूज करती है, फ्लैटरी, चापलूसी, रिक्वेस्ट एंड ऑल। उसके बाद की यह घटना है जब 1691 में उस चापलूसी और उस रिक्वेस्ट के बाद औरंगजेब एक फरमान जारी करते हो कि गो एंड हैव ट्रेड इन बंगाल, यू डोंट हैव टू पे कस्टम ड्यूटी। सो ये हुआ हमारा 1691 तक की घटना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1717 में मुगल राजा फारूक शाह के द्वारा एक फरमान जारी होता है। ये जो फरमान है वो ट्रेड कंसेशंस के लिए है। कंपनी को और ज्यादा व्यापार में रियायतें दी जाती हैं 1717 में। किसके द्वारा? फारूक शाह के द्वारा। अब थोड़ा सा समझने वाली चीज, फारूक शाह उन लेटर मुगल किंग्स में आता है जो बहुत ज्यादा माइटी है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं रखते हैं। जब ये मुगल एम्पायर थोड़ा सा डिक्लाइन की तरफ या पतन की तरफ अग्रसर होता है, ऐसे में फारूक शाह ये फरमान जारी करते हैं। अब इससे नुकसान क्या होता है? बंगाल का वो नवाब जिसको इस टैक्स से थोड़ा सा अपने रेवेन्यू में बढ़ोतरी दिख रही थी, वो बढ़ोतरी एक मुगल राजा के फरमान से कम हो जाती है। मतलब इस फरमान से फारूक शाह नुकसान कर रहा है बंगाल के नवाब की ट्रेजरी का। तो यहाँ पे एक दरार, एक रिफ्ट पैदा हो जाती है बंगाल के नवाब से। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक सबसे बड़ी चीज जो आपको समझनी है, एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी अपना वर्चुअल या पैरेलल गवर्नमेंट रन करने की कोशिश यहाँ से शुरू कर देती है। कैसे सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड मिंटिंग इट्स ओन कॉइन्स, अपने खुद के सिक्के जारी कर देती है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये एक तरह से पैरेलल गवर्नमेंट का परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ से आपको समझना है कि कंपनी किस तरीके से अपनी अथॉरिटी को बढ़ाती जा रही है और किस तरीके से इन फरमान और इन दस्तखत का गलत यूज कर रही है। ओके, 1813 ये डेट मैंने क्यों लिखी है? क्योंकि इस डेट पे आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बहुत हद तक खत्म हो जाती है। केवल चाय और चाइना, ट्रेड विद द चाइना एंड ट्रेड इन टी, चाय में व्यापार और चाइना के साथ व्यापार, सिर्फ इन दो चीजों में मोनोपोली कंपनी की रहती है, बाकी सब चीजों में मोनोपोली खत्म हो जाती है। ध्यान रहे, मैं इशारा कर रहा हूं कि इंग्लैंड में एक तरीके का मूवमेंट, आंदोलन शुरू हो जाता है संसदों के बीच में, और बहुत सारे लोग जो वहां के उच्च कुलीन लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वाइसरॉय और गवर्नर जनरल इंडिया में है, उन्हें बहुत तगड़ा मुनाफा हो रहा है जब वो वापस जा रहे हैं इंग्लैंड। और ये चीज वहां के लोगों को रास नहीं आ रही है कि अगर शेयर मिलना है इंडिया से प्रॉफिट का, तो ये बाकी लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। व्हाई ओनली वन ईस्ट इंडिया कंपनी इज हैविंग ऑल द मोनोपोली? तो वो मोनोपोली तोड़ने के लिए 1813 में एक कानून पास होता है, चार्टर एक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे पॉलिटी के लेक्चर्स में। अभी के लिए हिस्ट्री क्लास में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ इतना कि टी और ट्रेड विद चाइना, बस इन दो चीजों में मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में रहती है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट डेट है 1833। इस डेट में क्या होता है? 1833 में ये वाली मोनोपोली भी कंपनी की खत्म हो जाती है। सो नाउ this was all about British East India Company. Now, after this lecture, we will be studying about France, Dutch, and the Danish. Thank you very much. Stay connected to this YouTube educational channel. You will be learning history in the easiest possible manner and in short videos. Thank you very much. This is your host Rajiv Yadav.
For more such content, subscribe and press the bell icon.